कैसे आप एक फार्म को डेवलप करें देसी गाय के ज़रिए, मतलब शुरू से लेकर आखिरी जो तक। पशुपालक हैं उसी के लिए अभी मैं समय दे रहा हूँ। मेरे पास एक पूरी टीम है जो शेड से लेके जो कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, जैसे बिल्कुल कम प्राइस में बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में कि हमें भाई गाय चाहिए और आप हमारे साथ में चलिए। अभी हर किसी के साथ में जाना संभव भी नहीं है, तो उस चीज़ को लेके हम उस विषय पे लेके हम लोगों ने कुछ बंदे तैयार किए हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर आप पूरी बात सुनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। माटी इंडिया अहमदाबाद पहुंच चुकी है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई है गौ संवर्धन पर काम करने वाले जयवीर वाघेला से। जयवीर पूरे देश में गौपालकों को कम दाम पर कंसल्टेंसी देते हैं। कौन सी देसी गाय खरीदें, कहाँ से खरीदें, गौपालन कैसे करें, शेड कैसे बनाएं, ग्वाले से लेकर फीड मैनेजमेंट जैसे विषयों पर लोगों की मदद करते हैं। इस काम के लिए उन्होंने बाकायदा एक कंपनी का निर्माण किया है। तो मिलिए जयवीर वाघेला से और अपने काम की एक एक बात जानिए। तो जयवीर भाई साहब जी, तो एक गायों का देख रहा हूँ, गिर गौ माता भी हैं पीछे, ये कहाँ से इसका आपने शुरुआत की और कैसे कैसे आप ट्रेडिंग, मतलब कैसे आप ये कंसल्टेंसी देते हैं एक तरीके की? पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने इसी चीज़ के संदर्भ में पढ़ाई की है, एग्रीकल्चर डिप्लोमा किया है। बहुत समय पहले गुजरात राज्य की जो कांकरेज नस्ल की गाय हैं, जो गुजरात में दो इंडिजिनस ब्रीड हैं, एक गिर है और एक कांकरेज है। तो कांकरेज गाय का एक गवर्नमेंट का खुद का ब्रीडिंग सेंटर हुआ करता था और वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर के आसपास छारोड़ी करके यूनिवर्सिटी था जो आणंद के अंदर में आता था, आणंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता था। तो वहाँ पे मैंने वो पढ़ाई की हुई है। तो वहाँ पे 2 साल में मुझे गाय के प्रति काफ़ी लगाव हुआ, प्रेम हुआ। फिर वही सब्जेक्ट, मतलब हम जो पढ़ाई करते थे उसमें इंडिजिनस ब्रीड के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, किस तरह से रख रखाव होना चाहिए, किस तरह का न्यूट्रिशन वैल्यू देना चाहिए, तो उस हिसाब से उस विषय पे ज़्यादातर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ वहाँ पे। तो मैंने उस पर खास फोकस करके उसमें अच्छे से ध्यान देके वो पढ़ाई की। तो वो अभी मुझे ऐसा है कि जो गौ भक्त हैं, जो पशुपालक हैं, उसी के लिए अभी मैं समय दे रहा हूँ। और कुछ नॉलेज मैंने जो लिया है, जो मैंने कुछ अनुभव किया है, उस समय पे गुजरात सरकार की जो वहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर के अंदर कुछ 2000 से भी ज़्यादा गाय थी। तो बड़ी मात्रा में हम लोगों ने देखा है कि इसे किस तरह से संभाला जाता है। तो वो जो पूरा अनुभव है, जो निचोड़ है, तो वो अभी मैं पशुपालकों को मैं समर्पित कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ। और तो आप कैसे करते हैं, मतलब आप गाय लेनी है किसी को और फिर एक फार्म बनाना है, गौशाला बनानी है, डेयरी फार्मिंग का एक मॉडल सेटअप करना है, तो कैसे आप करते हैं? इसके मैं बारे में बताना चाहूँगा रोहित जी कि मेरे पास एक पूरी टीम है जो शेड से लेके जो कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, जैसे बिल्कुल कम प्राइस में, क्योंकि आजकल ये इकोनॉमिकल वायबल नहीं रह गया है पशुपालन जो है, क्योंकि ज़मीनें जो हैं वो घटती जा रही हैं, ग्रेसिंग की ज़मीनें अभी अवेलेबल नहीं हो रही है और चारा जो है वो महंगा हो रहा है, न्यूट्रिशन चीज़ें जो देनी चाहिए गाय को वो सब महंगा हो रहा है। कुल मिला के जो किसान है, पशुपालक है, उसको सारी चीज़ें जो महंगी हो रही है तो वो वायबल नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकल वायबल नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ों को हमारे पास जो न्यूट्रिशन वैल्यू करने वाले जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो भी हैं, हम चारे का भी जो बिज़नेस कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो भी कम से कम रेट के अंदर पशुपालकों को किस तरह से अवेलेबल कराया जाए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। कुल मिला के हम जो कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि जो छोटे पशुपालक हैं, किसान हैं, तो उन भाइयों को आगे करके, क्योंकि जो यहाँ पे अभी मॉडल को तैयार करने वाले बड़े बड़े गाय बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो गाय रखना है वो तो करने ही वाले हैं, वो करेंगे ही, पर पशुपालक धीरे धीरे इस विषय से हट रहा है। उसको नौकरी करनी है या दूसरा व्यवसाय करना है, क्योंकि इसमें सफिशिएंट मनी नहीं निकाल पा रहा है, तो उसको किस तरह से निकाला जाए, उनको सिखाया जाए।
तो वो फिर से जुड़ेंगे। तो गाय जो हमारा एक छोटा सा एक और मोटिव है इसके ज़रिए कि भाई गाय को बचाएंगे कैसे, तो घर घर गाय होगी तो तभी तो बचेगी। तो हम लोग इस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप गाय कौन सी खरीदें, कहाँ से खरीदें, और अगर मान लिया यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जा रहा है कोई गाय, मान लिया अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात किसी दूसरे शहर में जा रहा है, तो वहाँ पर आप अपना गौपालक भेजते होंगे, आप उसके चारा फीड मैनेजमेंट वाला भेजते होंगे, आप अपना वेटनरी जानकार कोई भेजते होंगे, आप कोई शेड निर्माण करने वाला भेजते होंगे। मैं सही समझ रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रेन करते हैं जो लोग काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट भी खड़ा कर रहे हैं कि भाई आज जो भी आदमी मेरे पास में आता है कि भाई मुझे काम चाहिए, ठीक है, तो उसको ट्रेन करता हूँ इस पर्टिकुलर इस विषय में। मेरे पास विषय हैं जैसे कि ये फैब्रिकेशन हो गया, या फिर इकोनॉमिकल शेड हो गया। ये जैसे ये अभी शेड बनाया आप देख रहे हैं, तो बाम्बू का शेड है और उसमें जिस हिसाब से तैयार किया गया है तो वो कम से कम लागत में, कम से कम खर्च में वो तैयार हुआ है। पर उसको तैयार करने के लिए भी जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर वो जो है हमारी कंसल्टेंसी के अंतर्गत जो भी चीज़ वो करना चाहें, जो भी क्लाइंट करना चाहते हैं, तो हमको उन ट्रेन किए हुए बंदों को वहाँ पे भेजते हैं। गाय का हो गया कि भाई गौपालक हो गया, शेड बनाने वाला हो गया, अगर कोई चाहता है कि भाई फैब्रिकेशन वाला शेड बनाया जाए, लोहे का बनाना है, तो फिर उस हिसाब का बंदा जो हम लोगों ने ट्रेन किया है, या फिर उसके साथ में उसका स्पेशलिस्ट भी है हमारे पास में, तो वो पूरा टीम जाएगा उसमें। या फिर बाम्बू का बनाना है या फिर दूसरे किसी चीज़ से बनाना है, तो उस हिसाब से सारे हम लोगों ने एक प्रोग्राम किए हुए, ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हुए हैं। तो मैं एक बात और समझना चाह रहा था, आजकल देसी गाय का बड़ा क्रेज़ है जी, लोग खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कहाँ से खरीदें। और आपको पता है जब कहीं बहुत अधिकता में काम होता है तो फ्रॉड भी होता है जी। तो लोग उससे कैसे बचें और कहाँ से खरीदें, ये दो बातें मेरे को समझाइए। मैंने जो महसूस किया है कि ज़्यादातर लोग अंतर्राज्य गुजरात के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, क्योंकि गांव-गांव में लोग ऐसा है कि जो गाय के बारे में ज़्यादातर जानते नहीं हैं, पर हाँ कुछ मुनाफे के लिए उसको यहाँ से वहाँ कर लेंगे। तो होगा क्या कि उसके बारे में, गाय के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, और अगला सोच के लेके जा रहेगा कि हमको ये प्रॉफिटेबल होगा, सेवा होगी। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि जो गाय हैं, हमारी जो देसी नस्लें हैं, वो इतनी कैपेबल है कि वो हमें पाल सके, हम उसे नहीं पालना है, ठीक है। तो उसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है उसको चेक करना है, ये कितनी आय की है, इसकी आयुष्य कितना है, फिर दूसरा इसके यूट्रस में मतलब गर्भाशय में कोई दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि जो गाय पशुपालक उसको पालता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें, समस्याएं उसके पास भी आई होगी। और आज मैंने ये देखा है कि गांव-गांव में जहाँ जहाँ पशुपालक किसान लोग हैं, तो गाय को इस हिसाब से और उस हिसाब से देखते हैं कि जो भी समस्या गाय के अंदर आ रही है उसको लेके वो उसको निकालना चाहते हैं कि भाई ये समस्या को हमें नहीं पालना है। पशुपालक के पास 10 गाय भी होंगी, 8 गाय भी होंगी या 5 गाय भी होंगी, पर उसमें परेशान करने वाली गाय कितनी होगी, तो वो तो पहले उसी को निकालेगा। सही बात है। तो उसके लिए चाहिए होगा स्पेशलिस्ट जो उसकी नज़र से देखे और अगले को वो फायदा करवाए। अच्छा, तो वो आप स्पेशलिस्ट आप जी बन सकते हैं? जी जी। अच्छा। हम बन सकते हैं, कुछ हमारे बंदे हैं, हमारी कुछ टीम भी है, तो वो भी उसके साथ हम भेजते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में कि हमें भाई गाय चाहिए और आप हमारे साथ में चलिए। अभी हर किसी के साथ में जाना संभव भी नहीं है, तो उस चीज़ को लेके हम उस विषय पर लेके हम लोगों ने कुछ बंदे तैयार किए हैं, तो वो देखते हैं, उसकी नज़र से देखते हैं, हमारे कुछ पैरामीटर्स हमने तैयार किए हैं, तो उस हिसाब से ही देखना है, तभी जाके अगले को वायबल होगा। जो भी काम वो करना चाहता है, डेयरी से कुछ पैसा कमाना चाहता है, या फिर उसके अलावा और कुछ हैं चीज़ें, जो गौमूत्र हो गया या काउडंग हो गया, तो उसे कितनी चीज़ें बननी है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उस पर किस तरह से वर्कआउट करना चाहता है, तो हम लोग वो समझते हैं और उसको क्या चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, नॉलेजेबल सपोर्ट चाहिए, या किस हिसाब से उसको जो भी समस्या है उसका समाधान करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझाइए
क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो इंडिजीनियस ब्रीड की हम बात करते हैं, स्थानीय नस्ल की बात करते हैं, तो आप कैसे करते हैं? जैसे गुजरात में तो गिर और कांकरेज है, बाकी राज्यों में अलग अलग नस्लें हैं जी। तो हमको कैसे काम करना चाहिए? स्थानीय नस्ल में करना चाहिए कि या मैं अगर उत्तराखंड का हूँ तो मुझे गिर वहाँ ले जानी चाहिए? आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं उस विचार से सहमत नहीं हो जाऊंगा कि अगर यहाँ से गाय वहाँ पर लेकर जाएं, क्योंकि हर किसी को स्थानीय नस्ल पे काम करना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे गुजरात में कांकरेज हैं, राजस्थान में थरपारकर हैं, हरियाणा में शाहीवाल हैं, ठीक है। ये जो गाय है वो गिर से भी ज़्यादा सर्वाइव कर सके किसी भी नेचर में, उस तरह के गुण है उसके अंदर। तो लोग कर भी रहे हैं, लोग लेके भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो सर्वाइव भी हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जिसे ये गाय जो है, गिर गाय है, वो उसकी प्रकृति है ना, वो बिल्कुल डोसाइल है, बहुत शांत स्वभाव की होती हैं ये, तो उसकी वजह से इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अभी आपने भी महसूस किया होगा कि इसका ब्रांडिंग भी काफ़ी हो गया है। ब्रांडिंग हो गया, ये एक अभी स्टेटस सिंबल भी हो गया है। स्टेटस सिंबल भी। और यही एक वजह है कि अभी छोटे लोग, जो छोटे पशुपालक है, उसके पास पे ये पहुंच नहीं रही है, पहुंच नहीं पा रही है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसी भी व्यवस्था की है कि भाई हाँ, ये हम उसको भी एक व्यवस्था करवाए और कुछ सलीके के रेट में करवाए, किसान टू किसान, इकोनॉमिकल रेट। जी, इकोनॉमिकल रेट में हम लोग उसको ये सप्लाई करें। तो उसके दो मकसद आपके पूरे हो जाएंगे, एक तो गौ माता का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा लोगों को एक बिजनेस में लोकल फॉर वोकल की जो बात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो लोग मोदी जी बात करते हैं लोकल फॉर वोकल, उस वो फॉर्मूला है एक तरीके से। तो आपको क्या लगता है, गिर में क्षमता है या कांकरेज में क्षमता है? मैं बताऊं रोहित जी, दोनों में है। हमारी गुजरात की जो दोनों गाय हैं, गिर हैं, कांकरेज हैं, दोनों की ही क्षमता है जो अगले को पाल सके। जो गाय हैं वो दूसरे को पाल सके, वो उसमें वो क्षमता है। मैं ये शब्द का इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि वो अगला नहीं पालने वाला है, ये जो गाय है वो उसको पालने वाली है। अच्छा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कर रहे हैं, तो अभी ये है लाइव, इसका एक कैलकुलेशन है। वो भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं वो बताना चाहूँगा। कई बार लोग गलती करते हैं कि भाई हमें एक गौशाला करनी है, कुछ पैसे कमाने हैं, बोलते हैं कि भाई हमें गौ माता की सेवा करनी है, ये वो। अभी मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि वो सेवा अलग बात है, आप तो बस उसको अच्छे से पालिए, वही आपको पाल लेगी। अच्छा, बड़ी बात है वो। और इसमें जैसे लोग, मुझे काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं कि भाई हमें 10 गाय की गौशाला करनी है, 20 गाय की गौशाला करनी है, या 50 गाय की गौशाला करनी है। तो एक गणित इसका ये है कि अगर आपको 10 गाय पे पहुंचना है तो पहले शुरुआत में आपको 5 ही गाय खरीदनी है। सही बात है। 5 गाय इसलिए खरीदनी है, उसका गणित ऐसा है कि अगर मान लो आप 5 गाय का अगर पर टाइम के 5 लीटर के हिसाब से दूध का कैलकुलेशन करें तो दिन का 10 लीटर होता है, सुबह और शाम, ठीक है। तो 5 गायों का गणित क्या हो जाएगा कि 50 लीटर दूध होगा। अभी दूध आप कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कहीं अगले को बेच रहे हो, तो 50 लीटर का एक रेशियो हो गया कि 50 लीटर आपको बेचना ही बेचना है, पर डे बेचना ही बेचना है, हर महीने बेचना है। अगर 50 लीटर का काम आपने एक सलीके से कर लिया है, तो ये गाय है, लाइव है, ठीक है। और इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, आज दूध दे रही है, कल वो बंद भी करेगी। ऑब्वियसली, मतलब जब गर्भवती होंगी उससे 2 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बंद करेगी और धीरे धीरे वो कम करेगी, वो धीरे धीरे जी। तो ये यहीं पे है, वो गणित में मार खाते हैं। अच्छा, कि 5 अभी लीजिए, 5 कुछ महीने बाद लीजिए, ताकि दूध की जो 50 लीटर मेंटेन करना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात है, बहुत कम लोग बताते हैं। आज जयवीर भाई साहब ने बताई है कि आपको कैलकुलेशन लेके चलना पड़ेगा, अंक गणित के हिसाब से काम करना पड़ेगा, प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, तब आप एक सक्सेसफुल डेयरी या गौशाला को चला सकते हैं। जी गौरव, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि अपने करने की इच्छा है, करते भी हैं। कुछ लोग हैं उत्साह में आके कि मुझे 100 गाय की गौशाला करनी है, फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से लोन लेते हैं, वहाँ से लोन लेते हैं, कहीं से ब्याज पे पैसे लेते हैं, अपने खुद की क्षमता भी जितनी है वो सारी एफर्ट लगा देते हैं, अच्छा शेड बनाते हैं, ये इक्विपमेंट लेते हैं ना, सब करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, पूरी क्षमता जो है वहाँ पे लग गई, पूरी की पूरी क्षमता वहाँ पे लग गई, तो उसके बाद में क्या होगा कि अगर उसने 100 ली है तो फिर उसको दूसरी 100 की तैयारी करनी है, तो फिर कहाँ से होगा?
सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात बताई है। तो फिर वो फेल होने वाला है। जैसे मैंने डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर करने के बाद मैंने कुछ और भी पढ़ाई की है और मैं गल्फ कंट्री में भी कुछ 8-9 साल रहा हूँ और यहाँ पे 11-12 साल से एक्टिव हूँ। तो पर्टिकुलर यही सब्जेक्ट पे, यही विषय पे आगे 12 साल से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप मेरे को आप संक्षेप में एक बार बताइए, तो ये आप किसी खास कंपनी के अंतर्गत ये सब कुछ करते हैं, कैसे करते हैं? जी हाँ, मैंने एक कंपनी रजिस्टर की है जिसका नाम हमने रखा है हमारी धर्मपत्नी के नाम पे, उनका नाम हेतल है। अच्छा, तो हेतल कैटल ट्रेडिंग कंपनी है जो अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और वो इसलिए क्योंकि हम कुछ भावना से जुड़े हैं और लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और इकोनॉमिकल, जो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े लोगों को हम गौशाला बना के देना है या उसको भी, हाँ वो भी हम करते हैं, पर ज़्यादातर हमारा फोकस क्या रहता है कि छोटे पशुपालक या जो 2, 4, 5 वाले, हाँ 5 वाले जो हैं उनको अगर अप्रिशिएट करेंगे, वो खुद को, उसको कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। वो कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बैठे बिठाए 20-25 हज़ार 50 हज़ार तक आराम से आए उसकी, वो आराम से कर सकता है। तो आप आज आपने जो है बहुत ही काम की बातें, कैसे गोवंश खरीदें, कहाँ से खरीदें और उनका फिर सेटअप कैसे पूरा तैयार करें, पूरा एक मॉडल कैसे क्रिएट करें, उन सब बातों पर बहुत काफ़ी बातें जाननी है। और अगर आप करना चाहते हैं इस विषय पर काम, गाय पर आधारित आप व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, तो जयवीर वाघेला भाई साहब आपके बहुत काम आ सकते हैं। आप इनकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये अहमदाबाद शहर में बैठे हुए हैं, आप देश के किसी भी कोने में हों, ये अपनी सेवाएं देने के लिए, अपनी टीम आपके साथ जोड़ने के लिए हर वक्त 24 घंटे 7 दिन और 12 मास खड़े हैं। तो जयवीर भाई साहब, मैं आपका नंबर दूंगा अपनी इस स्टोरी में, स्पेशल एपिसोड में। जो भी लोग आए आप उनसे आप बात कीजिएगा, उनको कंसल्टेंसी कीजिएगा। जिनको फ़ोन से हो सका फ़ोन से करिएगा, बिल्कुल। जिनको अपनी सेवाएं देना हो सके देना। जी बिल्कुल सर। तो आपने माटी इंडिया को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय गौ माता। जय गौ माता।